नांदेड तालुक्यातील शिवभोजन केंद्रामध्ये कथित गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करत मराठा युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पाटील बागणीकर यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले। निवेदनात मंजूर प्लेटच्या तुलनेत कमी भोजन वाटप, बनावट नोंदी आणि छायाचित्रांच्या आधारे अनुदान घेतल्याचा आरोप करण्यात आलाय। संबंधित केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून निष्पक्ष चौकशी करावी, तसंच दोषी आढळणाऱ्या संस्था आणि संबंधित पुरवठा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली। शासनाच्या नियमानुसार योजना राबवली जात नसल्याचाही आरोप करत चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मराठा युवा महासंघाने दिलाय। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले, काय मागणी आहे? आज नांदेड जिल्ह्यामध्ये सर्वच ठिकाणी शिवभोजन हे बोगस नागरिकांना रस्त्यावरून जात असताना आपण त्यांचे फोटो काढून ऑडिट करत आहेत आणि त्यांचे बिल पुरवठा अधिकारी यांच्या मार्फत लाखो रुपयाचे बिल महिन्याकाठी तयार करून बोगस बिल उचलत आहेत। त्यासाठी मी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसलो आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये किती आहेत शहरामध्ये शिवभोजन? आम्हाला तर एकही दिसणार। नांदेड शहरामध्ये 48 ठिकाणी शिवभोजन आहेत। त्या शिवभोजन अंतर्गत एकही शिवभोजनला बोर्ड दिसत नाही आणि नागरिक सुद्धा त्या ठिकाणी जेवायला जात नाहीत। पण त्या ठिकाणी रोडनं जाणाऱ्या नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना अशा व्यक्तींना बोलावून ते फोटो काढून आपलं बिल तयार करत आहेत। त्यासाठी सर्व पुरवठा अधिकाऱ्याची चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत समिती गठीत करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शिवभोजनची चौकशी करण्यासाठी मी उपोषण करत आहे। आता एवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे, हे लोक ज्याच्यामध्ये कर्मचारीच्यामध्ये हस्तगत असतील काय? याच्यामध्ये पुरवठा विभागातील कर्मचारी देखील या शिवभोजनमध्ये सामील आहेत आणि पुरवठा अधिकाऱ्याच्या सहीनच या ठिकाणी लाखो रुपयाचे बिल काढून अर्धा तुम्हारा अर्धा हमारा असं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे। पुरावे आहेत का तुमच्याकडे? सगळेच आहेत पुरावे। आम्ही स्वतः शिवभोजनच्या ठिकाणी जाऊन चौकशी केली असता त्याचे व्हिडिओ सुद्धा आमच्याकडे आहेत। रस्त्याने जाणाऱ्या व्यक्तींना, पेशंटला सरकारी दवाखान्यामध्ये त्या ठिकाणी बोलून फक्त फोटो काढत आहेत। त्या ठिकाणी कोणीही जेवणाची व्यवस्था नाही आणि जेवत पण नाही। आषाढी यात्रेदरम्यान पुंडलिक मंदिरासमोरील चंद्रभागा नदीत बुडणाऱ्या एका महिलेचे प्राण वाशिमच्या स्वामी विवेकानंद आपत्ती व्यवस्थापन पथकानं धाडसी बचाव कार्य करत वाचवले। महिला नदीपात्रात बुडत असल्याचं लक्षात येताच पथकाच्या सदस्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता नदीत उडी घेत तिला सुखरूप बाहेर काढलं। वेळेत मदत मिळाल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय। या धाडसी कामगिरीबद्दल उपस्थित भाविकांनी पथकाचं कौतुक केलंय। आषाढी यात्रेदरम्यान लाखो भाविकांच्या सुरक्षेसाठी वाशिम स्वामी विवेकानंद आपत्ती व्यवस्थापन पथक चंद्रभागा नदी परिसरात सतर्कपणे सेवा बजावते। मुंबऱ्यात जुन्या इमारतीचा सज्जा कोसळून एका मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटानं ठाणे महानगरपालिकेवर गंभीर आरोप केलेत। धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचं तातडीनं पुनर्वसन करावं, मृत मुलीच्या कुटुंबाला मदत द्यावी आणि प्रशासनानं केवळ सर्वेक्षण किंवा नोंदी न करता ठोस कारवाई करावी अशी मागणी पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केली। थाने महानगरपालिका के क्षेत्र के अंदर थाना, कलवा, मुमरा, दीवा, इन परिसर में 40-40 साल 45-40 साल पुरानी जूनी अति धोखादायक बिल्डिंग है। कई लोग दुरुस्ती इसलिए नहीं करा रहे, डेवलप के नहीं इसीलिए नहीं दे रहे कि नियम का हवाला के सबसे उनके क्लस्टर में नहीं जा पा रही है, सेंशन नहीं हो पा रहा है। तो शासन और महानगर पालिका को एक निर्णय लेना पड़ेगा थाने करके नहीं है, ताकि बेचारे जो थाने करे उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है मौत का, वो संकट दूर हो सके। त्वरित रूप पे उनको तुरंत डेवलपमेंट कैसे किया जाए, रीडेवलपमेंट, नहीं तो उनकी रिपेयरिंग कैसे किया जाए, और ऐसी कितनी डेंजरस बिल्डिंग है जिनके ऐसे आने वाले वक्त के अंदर घटना हो सकती है, इसके ऊपर निर्णय थाने महानगर पालिका को तुरंत लेना पड़ेगा। और ये 15 दिन के अंदर दूसरी घटना है। हाल ही में एक अमृतनगर में एक बिल्डिंग पे एक व्यक्ति गिर के जख्मी हो गया, सीरियस है। ये दूसरी बिल्डिंग है जिसमें लोग डायरेक्ट बच्चे की जान गई, कई बच्चियां बच गई, कई परिवारों को हमने TDRF की टीम के साथ निकाला। लेकिन प्रश्न ये है कि उनको एक जो जिसके घर में डेथ हुई है वो बच्ची के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा ये कि थानेकर के ऊपर जो अपना घर जाने का
खतरा मंडरा रहा है, उसके ऊपर शासन और महानगर पालिका एक ठोस निर्णय ले, ऐसी हमारी मांगनी। सर इसी तरह की जो घटनाएं है ये बागले शेट में सब जगह हो रही, थाने वहाँ का। पे क्लस्टर का जो है प्रस्ताव चालू है, क्लस्टर मुमरा के बारे में क्या क्लस्टर का नियमों का कई जगहों पे कलवा मुमरा दीवा में दिक्कतें हो रही है, तो ये महानगर पालिका और शासन को बैठ के ही करना पड़ेगा। या तो उनको उन बिल्डिंगों को रिपेयरिंग किया जाए, या तो उन बिल्डिंगों को किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है, ये तो शासन और नगर पालिका चाहे तो हो सकती है। ये नगर सेवक के बस के मामले में अकेला नहीं है, लोक प्रतिनिधि नहीं कर सकता। तो शासन और महापालिका एक ठोस निर्णय ले ताकि थानेकर की जान बच सके। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मेरी- क्लस्टर है इसके बारे में, मुमरा के मे- क्लस्टर के बारे में उनकी मेरी उनसे विनती है कि इसीलिए मुमरा और दीवा और कलवा उस पर ध्यान देके उनको कई बिल्डिंगें जो है उनको रीडेवलपमेंट कैसा कर सका जाए, ऐसा उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, यही मेरी विनती। कलवा मुमरा दीवा और मुमरा कोसा दीवा भाग के अंदर 40 साल 45 साल की पुरानी इमारतें मुसलसल बारिश के कारण पिछले वक्त से एक महीने के अंदर कई घटनाएं हो चुकी है। थाने महानगर पालिका और हमारी प्रशासन से शासन से जो ऐसी अति धोखादायक बिल्डिंग है उनका तुरंत सर्वे किया जाए। ऑडिट से काम नहीं चलेगा। महापालिका ने ऐसी ऑडिट किया होगी, लेकिन लोग कंटिन्यू बिल्डिंग के गिरने के कारण, सज्जे गिरने के कारण लोग जख्मी हो रहे। कल एक 13 साल की बच्ची की डेथ हो गई और कई बच्चियां, कई परिवार फंसे थे। वो सीडीआरएफ की टीम के साथ हमने तुरंत उनको निकाला तो है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ऐसी घटनाएं थाना में ना हो, इसके लिए थाने महानगर पालिका और प्रशासन शासन ठोस निर्णय लेना चाहिए। ऐसे जो बिल्डिंग है, ऐसे परिवारों को तुरंत महानगर पालिका के जो घर है, महापालिका के पास, शासन के पास जो घर है, वो उनको तुरंत अलर्ट किया जाए। ऐसे परिवार एक तरफ मौत का भय है उनके सर पे, दूसरी तरफ अपने घर जाने का भय, तो उनको शालाओं में रखा जा रहा है, स्कूलों में रखा जा रहा है, दूसरी जगहों पे रखा जा रहा है। यहाँ एक तरफ परिवार की जान भी जा रही है और दूसरी तरफ उनको अपने घर जाने का भी डर है। तो इसके ऊपर महापालिका और प्रशासन एक साथ मिलकर कुछ निर्णय लेना चाहिए ताकि थानेकर को न्याय मिल सके। कई मामले में अपना नियम का हवाला देके, नियम की बातें करके उनके डेवलपमेंट के लिए रुकावट हो जाती है, तो वो शासन और महापालिका मिलके ही बीच का रास्ता दिखा के ऐसा कर सके ताकि उनका एक घर मिल जाए। नहीं तो महानगर पालिका ऐसी बिल्डिंग को तुरंत खुद रिपेयरिंग करे। काल शानूबाईंच्या वॉर्डमध्ये म्हणजे आमचे विरोधी पक्षनेते स्वतः तिथे त्या NDRFच्या टीम सोबत होते। त्यांनी स्वतः जो सच्चा पडला होता त्याच्यावरती शिडीच्या आधारे ते वरती चढले होते, लोकांना वाचवण्याचा ते प्रयत्न करत होते। त्यात एक दुःखद घटना अशी घडली की 13 वर्षाची मुलगी ती मृत पावली। आता तिला जबाबदार कोण आहे? ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगता की पावसाळ्याच्या अगोदर आम्ही सर्व सर्वेक्षण करून झालेलो असतो, कुठले बिल्डिंग C1 मध्ये, कुठले C2 C3 याच्यामध्ये सर्व झालेलं असतं, म्हणजे तिथले स्थानिक जे कोण असतील त्यांना घेऊन का नाही करत? त्यांच्यापासून हे का लपून ठेवलं जातं? रेतीबंदरमध्ये घरांच्या मागे डोंगर कोसळून आला होता, थोडी माती सरकून खाली आली होती, ती लोक भयभीत होऊन तिथून शाळेमध्ये शिफ्ट झाली। महापालिकेकडे असं प्लॅनिंग आहे की नाही की बाबा कुठली बिल्डिंग इमारत जर खाली करायची असेल, आणि इमारत अशी नाही ना की ती 2000 सोशल मीडियावर होत असलेल्या अश्लील ट्रोलिंग आणि शिवीगाळ विरोधात रिया आहेर यांनी सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे। संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे। ट्रोलिंगमुळे मानसिक त्रास होत असल्याचं सांगताना त्या भावूक झाल्यात। सायबर पोलिसांनी सहकार्य केलंय। सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह संदेश आणि पोस्टचे स्क्रीनशॉट पुराव्यांसह पोलिसांकडे दिल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे। मुलींविरोधातील अशा प्रकारच्या ऑनलाईन छळाविरोधात समाजाने ठामपणे आवाज उठवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। याशिवाय विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आल्याने अनेकांना दिलासा मिळाल्याचं नमूद करत आता विद्यार्थ्यांनी शांततेत शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवरच लक्ष केंद्रित करावं असं आवाहन त्यांनी केलंय। शिक्षण व्यवस्थेबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधितांनी जबाबदारीने भूमिका घ्यावी असं म्हटलंय। मुझे ये कहते वक्त बहुत फख्र फील हो रहा है कि अब तक तो मेरे सिर्फ फोटोज थे, लेकिन कल
फॉर्मली मेरा नाम भी दर्ज हुआ था, मेरे खिलाफ भी एफआईआर आई थी जब मैं पुलिस स्टेशन में थी। तो शिवाजी पुलिस स्टेशन से भी जो पुलिस थी, 4 पुलिसकर्मी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है ये फेलिसिटेट किया, उन्होंने मेरा अभिवादन किया, एक बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं गर्व से इस चीज़ का फॉर्मली हिस्सा बन चुकी हूँ, मेरा नाम लिख चुका है इस चीज़ में। तो मैं बिल्कुल इसके लिए टेंशन में आपको तो दिखूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हमें बैक कर दिया है, कोर्ट ने हमें बैक कर दिया है। बट ये जो प्रोसेस है इसे जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए ताकि हम बच्चे जो है अपने काम पर फोकस कर सके। कल 3:30 बजे पुलिस आई थी MIDC पुलिस थाने में, उन्होंने मुझे ये जो भी है फॉर्म दिया था, FIR प्री FIR जिसे बोलते हैं वो दिया था। और यहाँ आने से पहले ही जब मैं यहाँ आ रही थी ऑन द वे पता चला कि ऑलरेडी FIR जो है वापस लेने का निर्णय ले लिया गया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डरे नहीं, सरकार बिल्कुल अपना साथ दे रही है। और ये एक बस अगेन ये उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें इसे इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। ये 24 तारीख को फिक्स हो जाना चाहिए था, ये अभी जाकर फिक्स हो रहा है, तो इसलिए इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। जो वो करने दो, हमें बस चुपचाप बैठे रहना है एज विद्यार्थी। अभी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है। और एजुकेशन जो खराब हो रहा है उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। रीनीट का भी रीइवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में आवाज़ उठाइए। रीनीट और जो पेरेंट्स हैं जो अफेक्टेड हुए हैं उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया है काफ़ी हद तक, उनके बारे में भी बोलना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो एजुकेशन रिफॉर्मेशन पूरा एक तरीके से होना चाहिए। रेवोल्यूशन के बाद रीबर्थ होता है, यहाँ रीनीट के बाद रीइवैल्यूएशन भी नहीं हो रहा है। अभी आज कंगना का असं म्हटलंय की या ज्या मुली आंदोलनात सहभागी होत्या CJPच्या त्यांना जनरेशन गटर असं म्हणतात आणि गटर छान असा उल्लेख केलाय कंगना रनौत यांनी। या मुलींचा काही उपयोग नाही सांगितलं थेट म्हणतात। मैंने देखा है उनका बयान और मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ी थी, एजुकेशन और ये माफिया के, मुझे लगा कि वो बोलेंगे इसके खिलाफ भी, बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर, जिस प्रेरणा और साहस के साथ उन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोला था। मुझे बिल्कुल, मैं वेट ही कर रही थी कि प्लीज़ ये कुछ बोले, बट अगर वो मैं जानती हूँ कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अपने एनर्जी में आके गलत गालियाँ दी हैं, गंदे बयान किए हैं, बट वो बच्चे हैं। अगेन हम फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से। अब देखिए हम यहाँ क्यों हैं, मुझे यहाँ होना चाहिए। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए मैंने अभी अपना दाखिला लिया है, उन्होंने मुझे 2 हफ्ते से वापस कॉल भी नहीं किया है। एडमिशन फ़ीस जो मुझे उन्होंने भेजा था भरने के लिए, वो एडमिशन फ़ीस मैंने भरी ऑनलाइन, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कन्फर्मेशन भी नहीं भेजा है अभी तक कि मेरा एडमिशन हो चुका है। और अभी ये एडमिशन ख़त्म होने वाला है, तो मैं भी अभी इसमें भी बिज़ी हूँ, लेकिन पढ़ाई करने जाऊँ मैं 2 हफ्ते, उन्हें 6 नंबर्स है उनके ऑनलाइन, 6 नंबर्स पे मैंने उन्हें हर रोज़ कॉल किया है, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में और 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, लेकिन एक भी कॉल आंसर नहीं हुआ है। सारे कॉल्स बिजी आ रहे हैं या फिर अवैध आ रहे हैं। अब ये सिस्टम सिर्फ नीट का ही नहीं रहा, ये एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन को ग्रांटेड ले रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है बच्चों के पास पावर नहीं है। जो जेनजी है उन्हें देखकर कंगना रनौत को उल्टी सी आती है। तो हम अब यही सोचिए, अगर कुछ जेनजी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है और पूरी जेनजी को उन्होंने गाली दे दी है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि उन्हें रेप एंजॉय करना चाहिए, ये लड़कियां तो कंप्लेन भी नहीं करेंगी, तो हमें और वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं ये एक रिलीजन के ऊपर, मैं बोलना ही चाहूँगी उन्होंने क्या बोला है, बट रिलीजियसली वो गालियाँ दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को। तो क्या हम सारे पॉलिटिशियंस को जेनजी गाली देने लग जाएगी? इतनी तो अक्ल हम में भी है कि जो जो सेब खराब होता है वो बाकी सेबों को खराब कर देता है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। तो वो इतनी बड़ी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके पास, तो इसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं ये स्ट्रिक्टली ये भी चाहूँगी कि जिन लोगों के पास पावर है उन्हें काउंसलिंग दी जाए, ताकि वो ऐसा बयान विवादित ना करे, क्योंकि जो पुलिस ने किया है उनको पावर कहाँ से आती है? उन्हें लगता है कि अगर इनके साथ जो कुर्सी पर है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमारे साथ क्या ही होगा। रेप के बारे में, जातिवाद के बारे में, पार्टियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, छात्रों के बारे में, वो कुछ भी अपना मन कहे धड़ल्ले से बयान देते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, वार्निंग लेटर्स देने चाहिए ऐसे लोगों को। मॅडम
फेसबुक असेल किंवा इंस्टाग्राम असेल या ठिकाणी आपले जे फोटोज आहेत ते व्हायरल होत आहे हाँ मोठ्या एक प्रमाणात. सेकेंड, हाँ सर, मैं बस सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आप सब मेरे से पहले दिन से जुड़े हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं कभी कभी भूल नहीं सकती और कभी इतना जता भी नहीं पाऊँगी आप लोगों को। बट इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता है मेरे साथ गलत हो रहा है और उसके लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ ताकि लोगों को इससे भी प्रेरणा मिले। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ, मैं जब से ये सब हुआ है मैं सोई नहीं हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है कि मुझे आप लोगों को ये बोलना है या जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे, सराहना दे रहे, उन तक एक मैसेज पहुँचाना है। तो इसलिए मैंने की है, अगर आप लोगों को इजाज़त दे तो चलो फिर आपके सवाल कर लूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी अगर ज़िंदगी भी ये करती रहूँ तो भी मैं आप सबके प्यार को चुका नहीं पाऊँगी। और मैं भगत सिंह जी नहीं हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई नहीं हूँ, मैं सावित्रीबाई फुले यांचे लेक आहे। I walk in the direction she showed us: education, dignity, and the right to raise one's voice against injustice. I do not claim to be a leader. I am only one amongst many people who are tired of telling everyone is asking us to stay quiet, and we are tired of it. And I'm just one of those voices. ये जो हमारा देश है ये सबका देश है और बहुत सारे लोग जो मैं जैसी दिखती हूँ, मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ, जो मेरा पेशा है, उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं। और अगर किसी को भी उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो मैं उनसे कहूँगी कि वो आईने में जाकर अपने आप को देखें और चुप हो जाएं। और अगर किसी को जो मैं कपड़े पहनती हूँ उससे प्रॉब्लम है तो मैं उनको कहूँगी कि वो धोती, कुर्ता, साफा और गमछा 30 दिन के लिए पहने हर रोज़ और फिर वो मुझसे आकर बात करें। और अगर आपको मेरे पेशे से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपका निजी मामला है, ये आपकी समस्या है, आप ये किसी के ऊपर ना डालें, ना मुझसे पूछें। We the youth of India are writing history in the blank pages of the present because only the future is promised to us. So none of us know how it looks. हमने अपने स्कूल में भविष्य नहीं पढ़ा है, but the syllabus that was studied, we all know how that turned out for the NEET students. The current government is giving mean girl energy. मैं इसका हिंदी में अनुवाद करती, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो सबको हर भाषा में गाली आती है और वो समझ आता है। देखिए, हमारे पास, हम बच्चों के पास जो इस प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे, लाखों करोड़ों की चाइना और टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो फंडिंग रिटर्न हो गई है। आई एम सो सॉरी। लेकिन मेरे पास थोड़ी मीडिया है जो आप थोड़ी थोड़ी है। तो ये मैसेज है यूथ का, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम सीजेपी है, चिल्लर जनता पार्टी, क्योंकि हमें उठाने के लिए तो इलेक्शंस के वक्त पॉलिटिशियंस और आंदोलन के वक्त पुलिस आती ही है। और ये चिल्लर जब अलग अलग राज्यों में गिरती है ना, तो युग की आवाज़ पूरे जग में गूंजती है। लाठियाँ, पैलेट गन्स, टीयर गैस बच्चों पर चलाए गए, प्रिवेंटेटिव मेजर्स और प्रिवेंटेटिव डिटेनिंग के नाम पर इन बच्चों के हाथ में क्या था? मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। इन बच्चों के हाथ में अपने देश का तिरंगा और हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लिखी गई भारतीय संविधान की किताब थी। आप इनसे डर गए। बसों में जब इन्हें भर भर कर आप लेकर जा रहे थे तो वो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये बच्चे आपको टेररिस्ट लगते हैं। और संसद में इस पर चर्चा करते तो वो उसे ऐसे बंद कर देते जैसे कि वो एक स्कूल हो। कल जब मैं मुंबई साइबर क्राइम में अपना केस रजिस्टर करवा रही थी तो मैं सुबह 10:30 बजे से रात के 6:30 बजे तक वहां थी। मुझे सारे लोगों ने इतनी प्रेरणा दी है, इतनी सराहना दी है कि वो मेरे लिए खड़े रहते हैं और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये देखकर मेरा दिल भी बहुत दुखता है कि एक औरत को इस समाज में कितना कुछ सहना पड़ता है।
मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। अगर मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं करूंगी तो आपको पता ही है औरतों के साथ क्या होता है इस देश में। मुझे माफ करना। तो अब मुझे समझ नहीं आता है कि अब बेटी को पढ़ना चाहिए या बेटी को बचना चाहिए। ये मैं आपसे पूछती हूँ, पॉलिटिशियंस जो भी ये देख रहे हैं संसद के साथी, ये देखकर मुझे बताएं कि बेटी का रेप होना चाहिए और उसे उसका एंजॉय करना चाहिए, या बेटी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो उसका मुंह कुचल देना चाहिए। बस मुझे ये कहना था आपसे। अभी आपके जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कंप्लेंट दाखिल की साइबर में, कितना टाइम लगा और कंप्लेंट दाखिल हुई क्या? जी, मैंने जैसे ही ये सब मेरे साथ शुरू हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस सेंड करने लगी, स्क्रीनशॉट सेंड करने लगी, इस बारे में मुझे और सुझाव देने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ का मैंने एविडेंस लेकर साइबर क्राइम पोर्टल पर जैसे ही मुझे पता चला अपलोड कर दिया। उसके दूसरे दिन पुलिस ने मुझे कॉल किया और मैं सारे एविडेंस के साथ तीसरे दिन उनके पास चली गई। सुबह 10:30 बजे से मैं वहीं थी और मैंने उनके साथ बैठा। और ये जो है बहुत ही सेंसिटिव क्राइम है। लोगों को लगता है कि लड़कियों के बारे में अगर वो लड़कियां मेरा फोटो अपलोड कर रही हैं, मेरे बारे में बोल रही हैं कि मैंने उन्हें एक प्रेरणा दी है, तो उन्हें भी गालियां मिल रही हैं। उन्हें भी इतनी गंदी गंदी माँ बहन की और क्या क्या बोल रहे हैं उन्हें, ये हम सभी जानते हैं। मुझे बोलने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपके साथ वो सब शेयर कर सकती हूँ। तो पुलिस ने बिल्कुल अच्छे से मेरी हेल्प की है। अभी तक वो केस है, वो इंस्टाग्राम से पर्सनली वो बात कर रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि अगर हमने ये ढीले में छोड़ दिया तो लोगों को इससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाएगा। और हम ये केस एक मिसाल बनाएंगे उन सब के खिलाफ जो लगता है लड़कियों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ कुछ भी बोले, और हम उसे सह लेंगे। ये पुलिस बहुत अपनी जद्दोजहद कर रही है इसे एक मिसाल बनाने के लिए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सेंसरशिप कभी नहीं होता, जो हम लोग कहते हैं वो हम सोशल मीडिया पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब के केस में जैसे आप फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंसरशिप आने को लोग चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, हम सब लड़कियां आज भी मुझसे कह रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन्होंने भी ये सब किया है, मैंने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्हें पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए दुनिया की सारी औरतों से, क्योंकि वो अभी से नहीं कर रहे हैं ये सब। ये मिसोजिनी जो है हमारे अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो भी ये चाहता है, बहुत पहले से हो रही है। तो पब्लिकली अपोलोजाइज किया जाए और ये केस बहुत ही सीरियस है, तो ये कोर्ट भी जाएगा। बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रिस्पॉन्स है पुलिस का इसमें? पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उनका URL, अकाउंट नंबर और वो जहाँ रह रहे हैं, उन्होंने तो गलत इन्फॉर्मेशन, अपनी एड्रेस की भी गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है उन्होंने अपने एड्रेस की, जो कि अगेन एक क्राइम है। जो मेरे लॉयर है गणेश जी, क्या वो यहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? उन्हें यहाँ बुलाया जाए ताकि उनके जो भी केस मुकदमे दर्ज हो रहे। अमरावती शहर पोलिसांच्या सायबर सेलनं आणि विविध पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी नागरिकांचे हरवलेले आणि चोरीला गेलेले मोबाईल शोधून काढण्यात मोठं यश मिळाले। सन 2026 मध्ये आतापर्यंत 750हून अधिक मोबाईल फोन शोधून संबंधित तक्रारदारांना परत करण्यात आलेत। पोलीस आयुक्त राकेश ओला, DCP यशवंत सोळंके आणि DCP श्याम घुगे आणि संबंधित पोलीस निरीक्षकांच्या हस्ते तक्रारदारांना मोबाईल फोन सुपूर्द करण्यात आले। मोबाईल परत घेण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांमधूनही शेकडो नागरिक पोलीस आयुक्तालयात उपस्थित होते। लाखो रुपयांच्या किमतीचे मोबाईल परत मिळाल्यानं नागरिकांनी अमरावती पोलिसांचे आभार मानले। यावेळी पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी सांगितले की CEIR पोर्टलच्या मदतीनं लाखो रुपयांच्या किमतीचे मोबाईल शोधून काढण्यात यश आले। तसंच मोबाईल हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास नागरिकांनी तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात CEIR पोर्टलवर किंवा सायबर हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी असं आवाहन त्यांनी केलंय। आज या ठिकाणी अमरावती शहर आयुक्तालयामध्ये जे आपले हरविलेले आणि गहाळ झालेले मोबाईल होते 377 मोबाईल, ते परत जे तक्रारदार होते, ज्यांचे मोबाईल हरवलेले होते, त्यांना आज परत देण्याचा प्रोग्राम इथे संपन्न झालेला आहे। एकूण 377 मोबाईल
ज्यांची एकूण किंमत 65,63,800 रुपये आहे, इतके मोबाईल आज जे आपले जे शिकायत करताय किंवा जे आपले जे परिवादी आहे त्यांना आज परत करण्यात आलेले आहे. यापुढे पण असे प्रोग्राम आपण करण्यात आहे. याच्यामध्ये जे आपले पोलीस स्टेशनचे जे सर्व जे पथक आहे त्यांच्या व्यतिरिक्त आपले जे सायबर सेल आहे त्यांनी अथक परिश्रम घेतलेला आहे. यापुढे पण अशी कामगिरी सुरू राहणार आहे. धन्यवाद. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून अ, ब, क, ड प्रवर्गानुसार आरक्षण लागू करावं या प्रमुख मागणीसाठी विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीनं हदगाव तहसील कार्यालयावर जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चेकरांनी तहसील कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करत शासनानं आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत तातडीनं निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली. त्यानंतर तहसीलदारांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन सादर करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येनं समाज बांधव, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. मोर्चा शांततेत पार पडला असून शासनानं मागण्यांवर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली. पहिल्यांदा मी आपल्या चॅनलचं अभिनंदन करतो साहेब, कारण आमचा दिनदुबळा समाज आहे. या समाजाचा आवाज शासनापर्यंत पुरवण्यासाठी आपण या ठिकाणी आवर्जून हजर झालात, त्याबद्दल मी आपलं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. खरं तर आज शासन आणि सुप्रीम कोर्ट आम्हाला निर्णय द्यायला, आम्हाला अबकड करून द्यायला तयार आहे, परंतु काही आपलपोटी लोकांना हे पटत नाही. हे खूप त्यांना अवघड वाटत आहे. का तर त्यांच्या कुठतरी पोटावर पाय पडेल अशी त्यांची कांक्षा आहे. हा कार्यक्रम, मी या समितीचा अध्यक्ष होतो. मला माझ्या सर्व टीमनं असं अतोनात मेहनत करून मला सहकार्य केलेलं आहे. खरं तर मी एकट्याने हे काहीच केलेलं नाही, माझ्या टीमने केलेलं आहे. हे सगळं कसं झालं, एखादा लडका खिलाडी असते बघा, त्या लडक्या खिलाडीला काय होते, जेव्हा हरायच्या मार्गावर असते त्यावेळेस त्याला वाटते काहीतरी लडकी करावं आणि आपण जिंकायला बघावं. अशा पद्धतीने ते दिशाभूल करण्याचं काम करत आहेत आमच्या समाजाचं आणि इतर शासनाचं. खऱ्या अर्थानं हे संविधानिक आहे आणि ही मागणी पण आमची रास्त आहे आणि आम्हाला शासनावर भरोसा आहे की शासन आम्हाला हे अबकड करून देणार आहे.